इजराइल के खिलाफ ईरान ने 7 बड़े मुस्लिम देशों को जोड़ लिया है और आज आपको ये जानना है कि आखिरकार ये D8 संगठन क्या है और कितना खतरनाक होने वाला है, कितना खौफनाक होने वाला है ये नया प्लान। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको सबसे पहला पॉइंट यही देखना है कि ये काहिरा प्लान क्या है और ये D8 यानी D8 संगठन क्या है। दूसरा देख लीजिए क्यों है इजराइल के लिए खतरे की घंटी। तीसरा देखिए कैसे करीब आ गए हैं मिस्र और ईरान जो एक वक्त पे दुश्मन हुआ करते थे। D8 का इतिहास क्या है। चौथा है जंग के बीच सीरिया के पीछे क्यों पड़ गया इजराइल। इजराइल खुद भी अभी बहुत मोर्चों पर जंग लड़ रहा है लेकिन सीरिया में हमले कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। पांचवा देखिए क्या सीरिया में तुर्की बना विजेता यानी एर्दोगन पूरे के पूरे वहां पर विजेता बन चुके हैं और सबको क्या उन्होंने फेल कर दिया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है कि आखिरकार ये D8 संगठन क्या है और ये काहिरा प्लान क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए, इसमें आपको जितने भी D8 संगठन के जितने भी देश इसके मेंबर हैं उन सब का आपको लोकेशन दिख रही होगी। अब देखिए ये जो काहिरा प्लान है तो मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी है काहिरा, इंग्लिश में इसे कहते हैं कायरो। 8 मुस्लिम देशों के गुट को D8 कहा जाता है और इन लोगों की इजिप्ट में मीटिंग होने वाली है थर्सडे से, यानी ये 8 बड़े मुस्लिम देश जिसमें से एक ईरान है इजिप्ट में मिलने वाले हैं। विकासशील यानी डेवलपिंग मुस्लिम देशों का संगठन है D8। भाई 1997 की अगर मैं बात करती हूँ तो उस वक्त एक संगठन बनाया गया इन बड़े 8 मुस्लिम देशों का कि भाई डेवलपिंग मुस्लिम देश हैं तो ये आपस में जितने भी रिश्ते हैं वो बेहतर करेंगे, आपस में एक दूसरे की ट्रेड के लिहाज से चाहे इकोनॉमी के लिहाज से मदद करेंगे। आप देख सकते हैं D8 में कौन कौन शामिल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की और ईरान। इन सब का नक्शा मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये सारे शामिल हैं। अब इनका पूरा अगर मैं नाम बताती हूँ संगठन का तो वो है D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और इनकी ही इजिप्ट में मीटिंग होने वाली है। अब देखिए इन्हीं 8 देशों की कुल आबादी अगर मैं आपको बता देती हूँ तो 1.25 अरब है। दुनिया भर में अगर मैं आपको मुस्लिम आबादी बताती हूँ तो उसका 60% तो इन्हीं 8 मुस्लिम देशों से आता है। देखिए अरब देश जैसे कि सऊदी, जैसे कि इराक, जैसे कि सीरिया, कतर, UAE, ये सब इसमें शामिल नहीं है। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि भाई ये लोग इजिप्ट में मिल रहे हैं 8 मुस्लिम देश जिसमें से एक ईरान है, तो इसमें इजराइल के लिए खतरे की घंटी क्यों है। तो देखिए इसके पीछे राजनीति है। आप देख सकते हैं ईरान पहली बार ऐसा है दशकों बाद कि ईरान इस मीटिंग में शामिल हो रहा है और ईरान ने साफ कह दिया है कि देखिए हम आर्थिक मामलों पर चर्चा तो करेंगे लेकिन हम लोग जो है क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा करेंगे। यानी क्षेत्रीय मसले क्या, जो इस वक्त इजराइल के साथ जंग चल रही है। ये देश मिलकर इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ईरान इन देशों के आगे ये प्रस्ताव रख सकता है कि भाई ईरान कहेगा कि इजराइल से दूरी बना लो, इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ाओ, इजराइल के साथ बिजनेस करना बंद कर दो क्योंकि इजराइल ने हमारे नाक में दम कर रखा है। इजराइल हमास से, हिजबुल्ला से, तो आपको पता है मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। तो ईरान पूरी कोशिश करेगा कि जितने भी ये मुस्लिम मुल्क हैं, और देखिए इसमें से इजिप्ट, आपको पता है कि इजिप्ट हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रहता है लेकिन क्योंकि इन सब का एक संगठन है तो इजराइल के खिलाफ एक बड़ा प्लान बन सकता है। अच्छा, ईरान ये भी कह सकता है कि इजराइल के साथ आर्थिक रिश्ते कमज़ोर कर दो या उनके ऊपर डिप्लोमेटिक दबाव बनाओ। तो देखिए क्योंकि इजिप्ट में बड़ी मुलाकात होने वाली है, ये देश भारी आबादी के साथ सामरिक और व्यापारिक महत्व वाले हैं। आप ऐसा सोचिए कि जितने भी 8 बड़े देश हैं इनका बहुत ज़्यादा महत्व है ग्लोबली। आप देख सकते हैं ईरान और नाइजीरिया में तेल और गैस का भंडार है, ये आप सबको पता है। तुर्की और ईरान पश्चिम एशिया और यूरोप के लिए रणनीतिक रूप से बेहद ज़रूरी है। अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं तो बाजार और मैन पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए इनकी सिग्निफिकेंस ग्लोबल लेवल पे कितनी ज़्यादा है और अगर ये लोग एक प्लान बना लेते हैं तो फिर वो ग्लोबली चीज़ें अफेक्ट होंगी। कम ही वक्त में संगठन काफ़ी ताकतवर इसलिए दिखने लगा, एक तो इनमें आबादी ज़्यादा है और इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है। इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है, इंटरनेशनल दबाव बनाया जा सकता है। इसमें UN की तरफ से भी आप देखिए, अगर ये 8 इस्लामिक मुल्क ये सोच लेते हैं कि हमको UN पे भी दबाव बनाना है कि फिर इजराइल पे दबाव बनाया जाए तो ये भी हो सकता है। इजराइल से दूरी पर महत्व
यानी इस पर भी दबाव दिया जा सकता है कि किस तरीके से इजराइल को कमज़ोर किया जाए। अब तीसरा पॉइंट देखिए शुरू की अगर मैं बात करती हूँ तो ईरान और इजिप्ट अच्छे दोस्त नहीं हैं, इनमें हमेशा से एक दुश्मनी देखी गई है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन आखिरकार ये अचानक से दोस्त कैसे बन गए हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए D8 का इतिहास क्या है, तीसरे पॉइंट में आपको ये भी जानना है। अगर आप देखेंगे कि इस बार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी हिस्सा ले रहे हैं और ये 1 दशक बाद ऐसा है कि किसी ईरानी लीडर की पहली इजिप्ट यात्रा है, यानी पहली बार कोई ईरानी लीडर इजिप्ट जा रहे हैं। और देखिए ईरान और इजिप्ट का रिश्ता आमतौर पर आपको पता है काफ़ी तनाव भरा रहा है और इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, 2011 में जो अरब क्रांति आई थी तो उस दौरान इन लोगों की दुश्मनी बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि वो एक इस्लामिक क्रांति थी। इसमें इजिप्ट चाहता था कि विकास के मुद्दे पर काम हो, उनका एजेंडा ये था। लेकिन ईरान चाहता था कि भाई हम लोग तो कट्टरता की तरफ झुकाव था, तो उस तरफ ईरान के कदम बढ़ रहे थे। तो इसलिए दोनों में ये जो दुश्मनी है, ये जो मतभेद है, ये जो मनभेद है, ये सब बढ़ते गए। और अब देख लीजिए ऐसे में दोनों के संबंध बिगड़ते चले गए और कई आसपास के मुल्कों ने कोशिश की कि भाई हम इसको ठीक कर देते हैं, लेकिन आज तक कर नहीं पाए। अब देखिए ईरान और इजिप्ट इतने सालों से दोस्त नहीं बन पाए, लेकिन क्योंकि इन दोनों का कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इजराइल इस वक्त सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, आपको पता है। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर इजराइल के खिलाफ कोई एजेंडा बनाना है तो फिर इजिप्ट और ईरान पास आने लगे। और अगर आप ये भी देखेंगे इजिप्ट एक बड़ा रोल निभा रहा है मीडिएशन में, यानी मध्यस्थता में। इजिप्ट अभी चाहता है कि हमास और इजराइल के बीच में ये जो सीज फायर है वो कहीं ना कहीं हो जाए। और देखिए इजरायली आक्रामकता के बीच दोनों देश वापस जुड़ते दिखे, हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता का काम इजिप्ट ने किया। तो इस तरीके से इजिप्ट इन्वॉल्व हो गया, हमेशा न्यूट्रल रहता है इजिप्ट। D8 का इतिहास क्या है? अब देखिए अगर मैं आपको बताती हूँ साल 1997, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुस्लिम देशों की आर्थिक तरक्की के लिए ये पूरा का पूरा संगठन बनाया गया। आर्थिक बढ़त था एजेंडा और इसमें यह भी था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और फिर इसमें सोशल मुद्दे भी आगे से आगे जुड़ते रहे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक D8 ऐसा नहीं है कि जो इस्लामिक मुल्कों का संगठन हो, ऐसे कई और सारे संगठन हैं। जैसे कि एक देख लीजिए सऊदी अरब स्थित इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो कि इस्लामी देशों पर पूरा का पूरा काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो कि 50 से ज़्यादा मुल्कों का पूरा संगठन है और मुस्लिम देशों में सहयोग को बढ़ाता है। ऐसे ही देख लीजिए इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी के साथ साथ सोशल सेक्टर पर भी ये लोग जोर देते हैं। इस्लामिक सॉलिडारिटी फंड सामाजिक और धार्मिक तरक्की पर खर्च करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं ये आपस में इन्होंने बहुत सारे संगठन बना रखे हैं। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं कि ये जंग के बीच इजराइल सीरिया पर इतना हमलावर क्यों है। इजराइल खुद अभी बहुत सारे फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यमन के हूती विद्रोही हों। तो इस तरीके से हर जगह उसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन ये सीरिया में जब तख्ता पलट हुआ तो इतना आक्रामक इजराइल क्यों हो गया है, इसके पीछे की वजह है खुद चारों ओर से घिरा इजराइल सीरिया पर इतना हमलावर क्यों हो गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू तो सीरिया में जो एक बफर जोन बनाया गया है उधर पहुंच गए हैं और ये पहली बार हुआ है कि कोई इजरायली प्रधानमंत्री सीरिया के इतने अंदर तक पहुंचा हो। देखिए इजरायली सेना यहाँ बनी रहेगी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि भाई जब तक हमको ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि जितना भी वहाँ पर संगठन है, भाई सीरिया में तख्ता पलट हो गया, आपको पता है वहाँ के राष्ट्रपति असद सरकार जो पूरी की पूरी वहाँ पर पलट गई और असद जो है वो रशिया भाग गए और उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर जो HTS संगठन आया है अभी तक उन्होंने नई सरकार नहीं बनाई है, तो अभी तक बहुत ही कन्फ्यूजन की स्टेट है। तो इजराइल कह रहा है भाई जब तक हम लोग ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि हमारे लोगों पर, क्योंकि इनकी बॉर्डर्स लगती है ना इजराइल और सीरिया की, तो हम तो ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे भी करके हम अपने देश के लिए खड़े रहें और जब तक ये तय नहीं हो जाता सीरिया में क्या होने वाला है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू सीरिया से लगे बफर जोन पहुंच चुके हैं। इजरायली सेना यहाँ पर बनी रहेगी, इलाके की किलाबंदी के आदेश दे चुकी है इजरायली सेना। सीरियाई बॉर्डर से लगे माउंट हरमन बफर जोन का दौरा किया है नेतन्याहू ने और पहली बार ऐसा हुआ है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचा है कोई। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर 1967 में कब्जा कर लिया था। ये आपको मैं पहले भी जब सीरिया की हिस्ट्री बता रही थी तो मैं आपको बता चुकी थी। गोलान हाइट्स को 1973 में बफर जोन बनाया गया
और तब से यहाँ पर यूएन की यानी यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस है जो कि 1000 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर गश्त करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं 2019 में ट्रंप ने गोलान हाइट्स पर जो इजरायलियों ने कब्जा किया था उसको मान्यता दे दी थी। आप देख सकते हैं गोलान हाइट्स पर यहूदी आबादी को बढ़ाने की इजराइल सोच रखता है। इजराइल ये सोच रहा है कि भाई सीरिया में तो वैसे भी तख्ता पलट हो गया है, तो गोलान हाइट्स में क्यों ना हम लोग यहूदियों की आबादी बढ़ाएं, वहाँ पर उसको पूरी इस तरीके से कब्जा ले कि वो हमारा ही हिस्सा बन जाए। आपको पता है ना, गोलान हाइट्स पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन उसको कब्जा लिया गया था इजराइल के द्वारा। और ये जो यहूदी की आबादी बढ़ाने की सोच रहे नेतन्याहू, इसके लिए $11 मिलियन अप्रूव भी हो चुके हैं। ये सोर्सेस के द्वारा हमको खबर मिल रही है। मिलिट्री संसाधन चरमपंथियों के हाथ ना पड़ जाए, इसलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी इलाके हैं जहां तक इजरायली सेना पहुंच चुकी है सीरिया में, वहां पे जितने भी मिलिट्री वेपन्स हैं, भाई असद सरकार के हैं ना, तो वो लोग चाहते हैं कि या तो हम उन मिलिट्री वेपन्स को इजराइल हथियार ले और चरमपंथियों के हाथों में ना वो पड़ जाए, वरना वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS वहाँ पर सबसे मजबूत संगठन बन के उभर चुका है और आपको पता है इस वक्त पूरी तैयारी में है सरकार बनाने के। अब 5वां पॉइंट है कि आखिरकार सीरिया में तुर्की क्या विजेता बन गया है, क्योंकि ये जो HTS संगठन मैं आपको बता रही हूँ किसका है, तुर्की का है। तुर्की ने पूरा समर्थन दे रखा है HTS को, सबको किया फेल। आपको पता है कि सीरिया में विदेशी ताकतें कितनी हैं, सबने अपने अपने एक संगठन बना रखे हैं, चाहे फिर वो अमेरिका हो, कुर्द के लड़ाके हों जो अमेरिका का साथ देते हैं, चाहे फिर वो ईरान और रूस ने पूरा का पूरा असद सरकार को अपना समर्थन दे रखा था। तुर्की ने HTS खड़ा कर दिया, वहाँ पर अलकायदा हो गया, ISIS हो गया, इन सब का सीरिया में जमावड़ा है। तुर्की समर्थित HTS विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया, ये आपको पता है, बहुत टाइम से ये खबरें चल रही हैं। तुर्की के विदेश मंत्री और खुफिया प्रमुख ने सीरिया की यात्रा भी की है। तो एक तरीके से तुर्की का प्रभाव सीरिया में बढ़ गया है क्योंकि HTS उसका साथी है। सीरिया के नए शासकों ने मदद मांगी तो हम सैन्य ट्रेनिंग भी देंगे। भाई अब क्योंकि वहाँ पर जो संगठन है, आप अचानक से अब असद सरकार 50 साल से ज़्यादा हो गए थे, अब आपको देश चलाना है। ये जो चरमपंथी संगठन है HTS, अब इन लोगों को देश को चलाना है, तो कैसे चलाएंगे, उनके लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो तुर्की ने कहा कि भाई हम देने के लिए तैयार है, यानी जो राष्ट्रपति एर्दोगन हैं वो पूरे तैयार हैं सीरिया को अपने पूरे के पूरे इन्फ्लुएंस में लेने के। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन युग की शुरुआत में असद सरकार के दोस्त थे। आपको पता है कि नहीं कहानी कि किस तरीके से जब तुर्की में एर्दोगन राष्ट्रपति बने थे तो असद सरकार जो कि सीरिया की सरकार है उनके बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन 2011 में अरब क्रांति आई, उसके बाद देखिए किस तरीके से कट्टर विरोधी बन गए। तुर्की ने ईरान और रूस को फंसा देख असद सरकार का खात्मा किया। ये स्टोरी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे इस वक्त जो 11 दिनों के भीतर पूरा तख्ता पलट हुआ ना सीरिया में, क्योंकि ईरान और रूस असद सरकार के बेहद करीबी साथी, जब भी सीरिया पर कोई भी आपत्ति होती थी तो रूस और ईरान खड़े हो जाते थे। लेकिन भाई इस बार तो रूस यूक्रेन के साथ अलग बिजी, ईरान इजराइल के साथ अलग बिजी, उसके अलग ही चल रहे हैं मामले। तो फिर तुर्की ने सोचा कि ये एकदम सही मौका है, सीरिया में तख्ता पलट कर देते हैं, असद सरकार के लोग मदद ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ईरान और रूस ने तो अपने सैनिक, अपने जितने भी लड़ाके थे वो वापस बुला लिए और देखिए तख्ता पलट हो गया और HTS को कमान मिल गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तुर्की ने यानी एर्दोगन ने पूरी पॉलिटिक्स की, क्योंकि इसके पीछे एर्दोगन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये चल रहा है कि वो इस्लामिक देशों के नेता बनना चाहते हैं। आपको पता है ना, अभी सऊदी अरब केंद्र है, सऊदी अरब को मध्य पूर्व का राजा कहा जाता है, लेकिन तुर्की ये चाहता है कि किस तरीके से हम लोग अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा दबाव वाले मुल्क के तौर पर कर लें। पर ऐसा मुश्किल है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। एर्दोगन चाह ये रहे हैं, लेकिन ऐसा होना, क्योंकि आपको पता है अमेरिका का उधर कितना इन्फ्लुएंस है, आपको पता है UN का उधर कितना इन्फ्लुएंस है, आपको पता है ईरान, सऊदी अरब, इन सब का कितना इन्फ्लुएंस है, और जिसमें इजराइल बीच में अड़ावा रहता है। तो इस तरीके से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप देखिए, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ नेतन्याहू की, आप देख सकते हैं कि कैसे ये सीरिया में जो बफर जोन बनाया गया है उधर पहुँच चुके हैं। फिर देखिए एक मैप देखिए कि किस तरीके से, मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ, आपको ये सीरिया दिख रहा होगा, इसके नीचे देखिए जो ग्रीन एरोज दिख रहे हैं वो गोलान हाइट्स है जहाँ पर इजरायली सेना पहुँच चुकी है। उसके साइड में आपको देखिए इजराइल, ये जॉर्डन और ऊपर लेबनान। तो इस तरीके से नक्शा है। अब मैं आपको ये वेबसाइट दिखा देती हूँ, देखिए
D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और अगर आप ये जितनी भी लोग देख रहे हैं 1997 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये सारे चेहरे देखिए, इन्होंने ही D8 की शुरुआत की थी। ये लोग एकदम, यही सब सारे जो है फाउंडर्स है जो एक तरफ पे आके मिले थे और उसके बाद शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता देती हूँ। मुस्लिम डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये पूरा का पूरा संगठन है। प्रोफेसर डॉक्टर एरबाकन ने इसको, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे रिपब्लिक ऑफ तुर्की के, उन्होंने इसको सेटअप किया, उनका आइडिया था ये। और फिर उन्होंने सबको एक साथ संगठित किया और आप देख सकते हैं इस्तांबुल में अक्टूबर 1996 में ये सब कुछ हुआ। फिर जितने भी बाकी के देश हैं वो सारे वहाँ पर आए जो भी इसके संगठन के हैं, और उसके बाद 1997 में इन्होंने इस पूरे संगठन की शुरुआत कर दी। और उसके बाद ये जितने भी देश हैं वहाँ पर ये जितनी भी मीटिंग्स हैं वो होती रही। तो इस तरीके से शुरुआत हुई D8 संगठन की। और आप फिर से ये पूरा का पूरा मैप देख लीजिए। D8 कंट्रीज़ में तुर्की है, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और नाइजीरिया। तो आपने देखा है कि किस तरीके से D8 संगठन में जो होने वाला है उसमें इजराइल के लिए कि क्या सच में एक बड़ा प्रस्ताव निकलेगा, क्या इंटरनेशनल पावर्स उससे इन्फ्लुएंस होंगी, क्या इससे अब तबाही और बढ़ेगी। आपको भी पता है कि अगर मैं आपको इजराइल और हमास के बीच में एक ताज़ा खबर देती हूँ तो इन लोगों की भी जो मध्यस्थता है वो अभी कहा जा रहा है बहुत ही अच्छे पीक पर पहुँच चुकी है और शायद हो भी सकती है, क्योंकि आपको भी पता है ट्रंप 20 जनवरी को उनकी ऑफिशियल ताजपोशी होने वाली है और उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई जब तक मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ उससे पहले ये सब कुछ निपटा दो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो ईरान इजराइल की जितने भी मामले हो। पर ऐसा क्या सच में होगा कि नहीं होगा, आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।